आज हम करने वाले हैं मलबे का मालिक, जो मोहन प्रकाश की रचना है। हम जानने की कोशिश करेंगे छोटे शब्दों में, छोटे से, कि इसमें है क्या। मोहन प्रकाश की कहानी मलबे का मालिक। भारत पाकिस्तान विभाजन से उपजे मानवीय संबंधों के विभाजन की कथा है। ये सिर्फ जमीन के बंटवारे की कथा नहीं, बल्कि धर्म और इंसानी संबंधों के बंटवारे की कथा भी है। इतना ही नहीं, यह मानवीय संबंध के बंटवारे की भी कथा है। इंसान का स्वार्थ कई परतों में लिपटा होता है, जो परिस्थितियों के मुताबिक उन परतों को उखेड़ कर तथाकथित खोल से बाहर आता चला जाता है और अपनी असली पहचान में निरा हिंसक पशु से भी घिनौना बन जाता है। इंसान की असली पहचान संकट के वक्त होती है कि वह इंसान है या हैवान, वह भाई बंधु है या स्वार्थियों द्वारा बनाए गए संकुचित दायरे का महज एक सिर मात्र, जिसकी गणना तो की जा सकती है, लेकिन उसकी कोई अपनी मानवीय संवेदना पहचान नहीं होती। यही वजह है कि कहानी में जहाँ इंसान अपनी मानवीय जिम्मेदारी से च्युत हो चुके हैं, वहीं कौवे और कुत्ते मानवीय संवेदना को जीते हुए प्रतीत होते हैं। भारत पाक विभाजन से उपजे हिंदू मुस्लिम दंगे और उस दंगे में सब कुछ बांट दिए गए वक्त के 7.5 साल बाद लाहौर में से अमृतसर हॉकी मैच देखने आए मुसलमान परिवारों के बहाने तब और अब की बाहरी गहरी संवेदनात्मक पड़ताल करती है यह कहानी का सारांश कुछ इस प्रकार है। 7.5 साल बाद भारत और पाकिस्तान के बीच हॉकी मैच हो रहा है। उसी मैच को देखने मुसलमानों का एक दल लाहौर से अमृतसर आया है। बूढ़े गन्नी मियाँ मैच कम अपना पुराना घर देखने और उन रिश्तेदार को फिर से जीने समझने की गहरी लालसा में से अभिभूत हो अपनी गली में आते हैं। वे पैर जो कभी निश्चिंता पूर्वक अपनी गली घर की ओर मुड़ जाया करते थे, आज अचानक उनके पैर में ठिठक जाते हैं और फिर गली में मुड़ भी जाते हैं, लेकिन एक परायपन का साया और वातावरण में महसूस करते हैं। उन जैसे मुसलमान चारों तरफ अपनी गली मोहल्लों में मुड़ मुड़ कर हर एक चीज को बारीकी से देखते हुए घूमते रहते हैं। वे ही नहीं, यहाँ के हिंदू भी उनके बगलगीर होकर लाहौर की गलियां मोहल्लों की हालचाल पूछते रहते हैं। 7.5 साल बाद आए परिवर्तनों को देखकर कुछ लोगों की आंखें हैरानी से भर जाती हैं, तो कुछ की अफसोस से दिल और एक आह निकल पड़ती है। अमृतसर का बाजार अब उजड़ चुका है। वहाँ विभाजन से पहले ज़्यादातर निचले तबके के मुसलमान रहा करते थे। हाँ, कुछ हिंदू भाई भी रहा करते थे, जिनके पास इंसानी भाई बंधु के रिश्ते थे। उनमें रंग, पहनावे, इबादत का तीज त्योहार, आस्था विश्वास भले ही अलग अलग थे, लेकिन सब एक थे और भारतीय हिंदुस्तानी थे। लेकिन दंगे शुरू हुए तो कुछ लोग पाकिस्तान की सरजमी में दाखिल हो गए, तो कुछ लोग भारत में। दोनों जगहों पर वे लोग रह गए जिन्हें अपनी मूल ज़मीन से मोहब्बत थी, और मोहब्बत थी वहाँ के लोगों से। उन्हें भरोसा था कि अल्लाह और ईश्वर भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वे इंसान हैं और वे इंसान ही रहेंगे। वे इस बात के कायल थे कि वे न हिंदू हैं न मुसलमान, बल्कि इंसान की औलाद है, इंसान ही रहेंगे। लेकिन वे गलत थे और सभी मार डाले गए। यहाँ अपने घर और रोटी बेटी बचाते सभी शहीद हो गए। गन्नी मियाँ महसूस करते हैं कि सब कुछ बदल गया है, पर बोलियाँ नहीं बदली हैं। गली मोहल्ले की सारी औरतें बच्चे उसी बोली बानी में बात करते हैं। आखिर बोली बानी को बनने में वर्षों लग जाते हैं, इसलिए वे नहीं बदली हैं। पर इंसानी रिश्ते कुछ दिन और वर्षों में बनते हैं, इसलिए बदल गए हैं। इन बदले रिश्तों को वे पल पल महसूस करते हैं। गली में एक बच्चा रोता हुआ दिखता है, जिसे वे कुछ पैसे देना चाहते हैं ताकि बच्चा चुप हो जाए, और ये अपने अपनत्व के भाव को प्रेषित करते हैं। लेकिन होता उल्टा है। बच्चे को एक 16 साल की लड़की झटक गोद में उठाकर भागती जाती है और बच्चे का मुंह चूमती हुई कहती है, रोएगा तो वह मुसलमान तुझे पकड़ कर ले जाएगा। वे महसूस करते हैं कि वे सब अब सिर्फ मुसलमान रह गए, इंसान नहीं, जबकि पहले वे इंसान ज़्यादा थे, मुसलमान कम थे। वे देखते हैं कि उनका घर जो दंगे के 6 महीने पहले ही बनाया गया था, मलबे में ढेर हो चुका है। मलबा देखकर उनका हृदय हाहाकार होता है, इसलिए कि घर ने क्या बिगाड़ा था। घर को तो खड़ा रखना चाहिए था और जिसे रहना था उसमें रह लेता। लेकिन नफ़रत भी कोई चीज़ होती है। नफ़रत इतनी बड़ी हो गई है कि मनोरी, उसका बाप लच्छा, घर को ध्वस्त कर देते हैं, इसलिए कि उस घर में मुसलमान रहते थे। इंसान का वश चले तो वह हवा, मिट्टी, पानी, दिन रात और सूरज चांद की रोशनी को भी पवित्र करके किसी दूसरे के सारे स्पर्श को मिटा देना चाहता है। लेकिन यह इंसान के लिए संभव नहीं है, जबकि वह हर संभव चीज को पवित्र कर देना चाहता है। माना कि यह सब कुछ ढोंग है, पर वह कहता है जरूर है। यह नफरत की चरम पराकाष्ठा है।
किसी शायर ने लिखा है, जिंदगियां लग जाती हैं एक घर बनाने में, तुम्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। मनोरी लच्छे का बेटा है, जिसे गन्नी मियाँ ने नन्हे बच्चे के रूप में देखा था। अब वह बड़ी शान से चाबियों का गुच्छा लिए गली मोहल्लों में थिरकता फिरता है। उसे जैसे ही पता चलता है कि अब मलबे का मालिक आ गया है, तो वह चाबी के गुच्छे को अपनी मुट्ठी में बींच कर पकड़ लेता है। उसे वह सताता है कि गन्नी मियाँ कहीं उसके मलबे पर भी दावा ना ठोक दे। वह शक्त हो जाता है और वह कुछ भी बताने से बरजने लगता है। गन्नी मियाँ बहुत ही प्यार भरी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 16 साल की लड़की मनोरी और लच्छा सभी अपमानजनक शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। यह इस बात का सबूत है कि ये अब इंसान के औलाद न रहकर महज एक संकुचित दायरे के तुच्छ जीव मात्र रह गए हैं। गन्नी मियाँ इन सभी बदलावों को महसूस करते हैं और उस पर तरस खाते हैं, जबकि उन्हें ऐसी उम्मीद न थी। केंचुआ उस आम आदमी का प्रतीक है जो कोई रास्ता ना पाकर अपना सिर धुनकता हुआ यहाँ वहाँ भटक रहा है। वह कुछ दूर चलता है, फिर सिर पटकता मर जाता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो उसे शरण दे सके है। यही हाल यहाँ दंगे के वक्त गन्नी मियाँ के परिवार का हुआ था। मशहूर गायक नूर रफ़ी का यही गीत यहाँ मौजूद है। इसी भरी दुनिया में हमारा कोई ना रहा। शाम के वक्त चिराग अपने घर में खाना खा रहा था। शोर हुआ और वह घर से बाहर गली में आता है। तब पहलवान रखा उस गली का बादशाह था। लोग उससे डरते थे और सुरक्षा पाते थे। गन्नी मियाँ को विश्वास था कि पहलवान के रहते उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन पहलवान की नीयत गन्नी के मकान पर टिक गई थी। वह इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता था। पहलवान पहले चिराग दिन की हत्या करता है और फिर एक एक करके उसके घर की औरतें बच्चों को वे चिल्लाते रहते हैं, अपने प्राणों की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी और पहलवान उन्हें पाकिस्तान भेज देता है। जो लोग उस दृश्य के साक्षी थे वे सब अपने घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए थे। 2 दिन तक चिराग के घर की छानबीन होती रही थी, जब तक कि घर के सारे सामान को लूट नहीं लिया गया। फिर किसी ने उसके घर की आग लगा दी थी। पहलवान ने कसम खाई थी कि घर में आग लगाने वाले को ज़मीन में जिंदा गाड़ देगा, क्योंकि उस मकान पर नज़र रखकर ही उसने चिराग को मारने का निश्चय किया था। उसने घर को शुद्ध करने के लिए हवन सामग्री भी मंगा रखी थी। आज जब कुएं की जगत पर पसरा पहलवान मिला तो गन्नी ने उसे गले से लगा लिया। वह पहचान गया, लेकिन खुद को सख्त बना दिया है। उसमें अब भी कोई मानवीय संवेदना की लहर न दौड़ी। गन्नी ने कहा कि उसे यह मिट्टी भी छोड़कर जाने का मन नहीं करता। वह इसके जर्रे जर्रे से मोहब्बत करता है। गन्नी के रखे से पूछने पर भी कि दंगे के वक्त वह कहाँ था, तो रखा कोई जवाब नहीं देता। उसकी हड्डियाँ काँप रही थी, पसीने छूट रहे थे, गला भर रहा था, देह में चुनचुनी उठ रही थी और होठ सूख रहे थे। गन्नी वहाँ से चलते वक्त बोला, जो होना था हो गया रखिया, उसे अब कोई लौटा थोड़ी दे ही सकता है। खुदा नेक की नेकी बनाए रखे और बद की बदी माफ़ करे। मैंने आकर तुम लोगों को देख लिया सो समझूंगा कि चिराग को देख लिया। अल्लाह तुमसे सेहतमंद रखे। ये वाक्य मन को छू लेते हैं। उस दिन शाम के वक्त जब वातावरण गमगीन था, पहलवान मलबे की रक्षा करता हुआ चुपचाप बैठा था। तभी एक कौवा आकर चौखट पर बैठता है। उसके बैठने से भुरभुरा गए चौखट और दीवार की मिट्टी के रेशे छितरा जाते हैं। कौवे को बैठा देखकर कुत्ता जोर जोर से भौंकता है। कुछ देर बाद कौवा अनमना सा बैठ रहकर फिर उठ जाता है, लेकिन अब भाई बैठे रखे पहलवान पर कुत्ता अनवरत भौंकता रहता है। पहलवान डेला उठाकर कुत्ते को मारता है, उसके माँ को गाली देता है, लेकिन कुत्ता सांस के साथ रखे को देखता हुआ उस पर भौंकता रहता है। अंत में वह उल्बेग पर जाकर बैठ जाता है और वहीं से गुजरता रहता है। दरअसल यह कुत्ता मानवीय संवेदना का जीता जागता प्रतीक है। जहाँ इंसानों ने अपनी इंसानियत भुला दी थी, वहाँ यह कुत्ता अपनी सारी मानवीय संवेदना का परिचय देता है और गनी मियाँ के मलबे की रक्षा करता रहता है। कुत्ते ने गनी और उसके घर को पहचानता है। वह यह भी पहचानता है कि पहलवान ही गन्नी और उसके परिवार का अपराधी है और उसने ही उसके घर के मलबे का कब्जा रखा है, जो गलत है। कुत्ता अपनी नैतिकता जिम्मेदारी को 7.5 साल बाद भी नहीं भूल पाता और वह मानवता की रक्षा करता रहता है। दरअसल यह कहानी स्वार्थी इंसानों की स्वार्थपरता के विभिन्न रूपों को परत दर परत उधेड़ता है और बिना किसी प्रूफ के सारे प्रूफ दे जाता है। कुत्ता न्यायी पहरुआ है जो अपने को जिंदा होने और इंसानों को पुराना साथी होने का दावा पेश करता है। कहानी क्रूर पहलवान को
उसकी क्रूरता का एहसास कराता है। कुत्ता बता देता है कि गन्नी के परिवार का अपराधी कौन है तथा पहलवान को अपने अपराध का एहसास करा देता है। मलबे का मालिक गन्नी आज भी है, जिसकी गवाही कुत्ता दिए जाता है। कहानी की प्रासंगिकता। कहानी प्रासंगिक है। आज देश में चारों तरफ जाति, धर्म, हिंसा, स्वाद, अमान्यता, लूट, आगजनी, भय, बलात्कार और अविश्वास का माहौल व्याप्त है। वही हालात देश में चारों तरफ है। ऐसा लगता है जैसे इंसान आज बम के गोले पर बैठा है, जिसमें सिर्फ एक तिल्ली लगाने की जरूरत है सब कुछ जलकर राख करने के लिए। आज चारों तरफ रोज बंटवारे हो रहे हैं और इंसान महज एक वस्तु में तब्दील हो चुका है। वक्त भी ऐसा ही था। कौन किसको मारेगा, लूटेगा, जलाएगा, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है कि इंसान अपनी इंसानियत मार चुका है और वह कुत्ते से भी गया गुजरा है। कहानी की विशेषता। मर्मस्पर्शी, धार्मिक भेदभाव, क्रूरता, अन्याय, इंसानियत, सरल सुबोधता, प्रासंगिकता, वतन परस्ती का भाव आदि। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। बोलियां एक दिन में नहीं बदलती और ना कुछ सालों में मिट जाती हैं। इसके बनने और बिगड़ने में हजारों साल का वक्त लगता है। यहाँ तो केवल 7.5 साल की यहाँ ही हुआ है। इतने कम वर्षों में ना तो बोलियां बदल रही हैं और ना ही बोलने का ढंग। घुटने से थोड़ा ऊपर शेरवानी में 3-4 पेबंद लगे थे। यह गरीबी, दीनता, ईमानदारी और आम आदमी की हालत का प्रतीक है। तो हमने ये मलबे का मालिक करा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।